पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान को समझने का प्रयास हम कर रहे थे और इस क्रम में हम समझ रहे थे संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। हमने इससे पिछले वीडियो में जो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसमें यूपीएससी और पीसीएस जैसी संस्था जो है उसके विषय में समझा कि उसके पास किस तरह की शक्ति होता है और उसको किस तरह की काम करना होता है। हमने ये भी समझा था कि कोई बॉडी संवैधानिक बॉडी है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, इसका पहचान किससे होता है? हमारे संविधान से। जिस बॉडी के विषय में हमारे संविधान में पहले से चर्चा होता है उस बॉडी को कहा जाता है संवैधानिक निकाय। आज के इस वीडियो में जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है यानी कि संवैधानिक संस्था है। इसके पास किस तरह की शक्ति होता है, किस प्रावधान के द्वारा जो निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है उसका स्थापना किया गया है, इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है, इसके सदस्य की नियुक्ति किस तरीके से होता है, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं अब किसके विषय में, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के विषय में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, इसके विषय में चर्चा किया गया है हमारे संविधान के पार्ट 15 में यानी कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग के विषय में चर्चा किया गया है, इलेक्शन कमीशन के विषय में चर्चा किया गया है। अगर हम आर्टिकल को देखें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके विषय में चर्चा किया गया है, तो ये आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक का जो संबंध है, इसका संबंध है निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग होता है, इसका मेन काम होता है चुनाव कराना। और चुनाव क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, और जब सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराए, जो चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरीके से पूरा कराए और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसे सरकार की चुनाव हो सके देश में ताकि वो जनता के द्वारा चुना गया हो, जनता का प्रतिनिधित्व करता हो। तो इलेक्शन कमीशन का भी मुख्य काम यही होता है कि वो चुनाव कराता है। एक चीज ध्यान रखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये निर्वाचन आयोग जो है, ये एक स्वतंत्र निकाय होता है, स्वतंत्र निकाय होता है। स्वतंत्र निकाय होने का क्या मतलब हो गया कि ये एक ऐसी संस्था है जिसको संविधान शक्ति देता है। इस पर न तो विधायिका का कंट्रोल होता है, न कार्यपालिका का कंट्रोल होता है और न ही न्यायपालिका का कंट्रोल होता है। और लोकतंत्र में जो इलेक्शन कमीशन है उसका स्वतंत्र होना भी जरूरी है, क्योंकि इसका काम होता है चुनाव कराना। तो ऐसी संस्था ही फ्री इलेक्शन करा सकता है, निष्पक्ष होकर के चुनाव करा सकता है, जिसको संविधान शक्ति देता है। नहीं तो अगर कोई संस्था को अगर कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा शक्ति मिलेगा तो वो संस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर कहीं न कहीं कार्यपालिका या विधायिका का नियंत्रण होगा और वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो एक फ्री बॉडी है जिसको संविधान शक्ति देता है। अब समझते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है उस आर्टिकल को समझते हैं और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस आर्टिकल में चुनाव आयोग को किस तरीके की शक्ति दिया गया है और चुनाव आयोग से संबंधित किस तरीके के प्रावधान के विषय में चर्चा किया गया है। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए आर्टिकल को समझें,
इलेक्शन कमीशन से अगर हम जुड़े हुए आर्टिकल को समझे तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324। देखिए जो आर्टिकल 324 है इसमें निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। इसी आर्टिकल में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जैसे संस्था जो है उसके विषय में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 354 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के विषय में चर्चा किया गया है। और अगर इसके गठन की बात करें कि निर्वाचन आयोग का सबसे पहले गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो आर्टिकल 324 है, इसी में निर्वाचन आयोग जैसे संस्था के विषय में तो चर्चा किया गया है, साथ ही इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि निर्वाचन आयोग का संरचना किस तरीके से होगा, यानी कि इस कमीशन में कितने सदस्य होंगे। अगर हम संरचना की बात करें स्ट्रक्चर के, तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था था। एक सदस्यीय संस्था था। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में एक सदस्यीय संस्था था निर्वाचन आयोग, यानी कि इसका केवल और केवल एक सदस्य ही इस संस्था का हिस्सा होता था। पर संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और ये संशोधन किस समिति के सिफारिश पर हुआ, तो तारकोंडे समिति के सिफारिश पर। तारकोंडे समिति के सिफारिश पर। तारकुंडे समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान का 61वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1989 में। और इस संशोधन के बाद जो निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था था, इसको 3 सदस्यीय संस्था में बदल दिया गया। ये 3 सदस्यीय संस्था बन गया। इस 3 सदस्यीय संस्था में एक सदस्य जो था वो तो मुख्य निर्वाचन आयोग हुआ, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ, और बाकी 2 अन्य सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि इन तीनों सदस्यों के पास शक्ति, वेतन और उनका जो कार्य होता है वो लगभग एक जैसा होता है। पर इन 3 में से एक सदस्य जो होता है उसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और एक चीज ध्यान में रखिए कि 61वां संविधान संशोधन इसलिए भी जरूरी है, एक तो चुनाव सुधार से तो इसका संबंध है ही, साथ में इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता की आयु की जब बात करते हैं, तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो किया गया था, ये भी किसके द्वारा किया गया था, ये भी 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 1989 में, उसके द्वारा किया गया था। तो हमने अभी तक ये समझा कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में कहा गया है, और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव कराना। अगर इस संस्था पर विधायिका, कार्यपालिका या किसी और संस्था का नियंत्रण होगा तो फ्री इलेक्शन की जो बात होती है, जो स्वतंत्र इलेक्शन की बात होती है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र होना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि जो निर्वाचन आयोग जैसे संस्था है, इसका कार्य किस तरीके से होता है, और इनके सदस्य या फिर निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उसका नियुक्ति किस तरीके से होता है। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य है इसके नियुक्ति किस तरीके से होता है, और नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है। प्रधानमंत्री की तरह ना तो इसका इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री की भी वैसे नियुक्ति होता है, पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं
उसका इलेक्शन के थ्रू वो चुन करके आते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्य है, इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर जो निर्वाचन आयोग के सदस्य है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। दूसरा चीज, अगर हम निर्वाचन आयोग के विषय में समझे तो इसके कार्यकाल को समझना पड़ेगा। तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या दूसरे तरीके से या तो 6 वर्ष का होता है, या जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसका 65 वर्ष के आयु में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि 6 वर्ष के लिए उसको नियुक्त किया जाता है, पर 6 वर्ष अपने सेवा देने से पहले अगर उसका उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो अपना पद छोड़ सकते हैं। जो अन्य सदस्य है, अन्य सदस्य की बात करें तो उनके लिए जो आयु सीमा होता है उनका आयु सीमा होता है 62 वर्ष का। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसका नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अपनी सेवा पूर्ण होने से पहले ही 65 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है, अपने पद से मुक्त हो जाता है। और अगर हम अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य होते हैं उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए भी उसे चुना जाता है, पर वो 62 वर्ष के आयु तक अपना सेवा दे सकता है। जैसे ही उसका आयु 62 वर्ष का होता है वो सेवानिवृत्त हो जाता है। ये तो हो गया इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है और कार्यकाल किसके द्वारा होता है। दूसरा चीज, अगर आप ये देखें कि अगर निर्वाचन आयोग के सदस्य अपने कार्यकाल से पहले ही पद से मुक्त होना चाहता है तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? एक तो वो त्याग पत्र दे सकता है, किसको? भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वो त्याग पत्र दे सकता है, किसको? भारत के राष्ट्रपति को। नहीं, जैसे बहुत सारे संवैधानिक जो बॉडी है, संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक पद है, वो सब भी अपना रिजाइन जो देता है वो राष्ट्रपति को ही देता है। तो निर्वाचन आयोग के भी सदस्य किसको अपना रिजाइन दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरा तरीका कि अगर निर्वाचन आयोग सही तरीके से काम नहीं करता है, संवैधानिक प्रक्रिया से काम नहीं करता है, तो इनके सदस्य को इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। और वो हटाने की प्रक्रिया क्या होगा? वो महाभियोग की प्रक्रिया से इसको इनके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। पर इस पर महाभियोग का जो प्रक्रिया होता है, महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो इसका जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका मुख्य न्यायाधीश के तरह इसका जो महाभियोग का प्रक्रिया होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तरह ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से उसको पद से हटाया जाता है, वैसे ही जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है या इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के कार्य को समझते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्य के विषय में हमने शुरू में ही बता दिया था कि ये संविधान का एक स्वतंत्र बॉडी है जिसका मुख्य काम होता है चुनाव कराना। तो जो चुनाव आयोग होते हैं उनका चुनाव कराने के अतिरिक्त भी कुछ कार्य होते हैं, हम उसके विषय में भी समझते हैं। चुनाव आयोग के कार्य, सबसे पहले इसके कार्य में देखिए ये क्या करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद सदस्य एवं राज्य विधानसभा सदस्य
विधानसभा के सदस्य का चुनाव कराते हैं। चुनाव कराते हैं। जो चुनाव कराने की बात होती है चीफ निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का, तो ये किसका किसका चुनाव कराता है? तो भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इसके साथ साथ संसद के सदस्य के, राज्यसभा के सदस्य के, और जो राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद भी, क्योंकि कुछ राज्य में विधान परिषद, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। विधान परिषद जैसे संस्था जो होता है उसका भी चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो मतदाता सूची तैयार करता है, मतदाता सूची, मतदाता सूची तैयार करना भी किसका काम है? तो चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। और मतदाता सूची तैयार कैसे किया जाता है? जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरा कर लेते हैं और वो भारत के नागरिक है, ऐसे व्यक्ति को मतदाता सूची या वो जो वोटर लिस्ट होता है उसमें उसका नाम जोड़ा जाता है। पर होता ये है कि हर साल कुछ लोग पलायन करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाता है और नए मतदाता भी 18 वर्ष की उम्र पूरा करते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसका एक मुख्य काम मतदाता सूची तैयार करना भी है। और चुनाव के समय जो उम्मीदवार होता है या राजनीतिक पार्टी होता है, हम आगे समझेंगे राजनीतिक पार्टी के विषय में संविधान क्या कहता है। राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता का निर्माण करने का काम करता है। चुनाव आचार संहिता का निर्माण करता है। नहीं, चुनाव आचार संहिता क्या होता है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टी को कुछ नियमों को मानना होता है, कुछ बातों को मानना होता है, जिसको कहा जाता है चुनाव आचार संहिता। और चुनाव आचार संहिता के निर्माण करने का काम भी किसका होता है? तो इलेक्शन कमीशन का होता है, यानी कि जो मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उसका काम होता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति चुनाव के प्रक्रिया में जीत जाता है परंतु अगर कोई अयोग्य उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है, अयोग्य निर्वाचित होने पर क्या करता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सिफारिश करता है और उसको उसके पद से हटाने का काम भी किसका होता है? तो चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग उसको उसके पद से नहीं हटाता है, बल्कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सूचित करता है कि कोई उम्मीदवार, चाहे वो लोकसभा में चुना गया हो या राज्यसभा या राज्य विधान परिषद में चुना गया हो, या फिर जो मतलब कोई और भी कोई उम्मीदवार है, अगर वो चुना जाता है परंतु वो अयोग्य है, तो उसके अयोग्यता की जानकारी जो चुनाव आयोग है वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को देते हैं और वो उसको उसके पद से हटा देते हैं। चुनाव आयोग का एक मुख्य काम ये भी होता है कि वो राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक चिन्ह, राजनीतिक चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। एक और इसका काम होता है कि राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह या फिर कोई राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, इस चीज का निर्धारण करने का काम भी किसका होता है? चुनाव आयोग का। अगर हम राजनीतिक पार्टी को समझे तो राजनीतिक पार्टी क्या होता है? तो ऐसे संस्था जो चुनाव के प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करना, पावर में आना, ऐसे संस्था को कहा जाता है राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। हमारे संविधान में राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है, पर 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा
संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक पार्टी को संविधान में शामिल किया गया था। तो इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है और एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे संस्था के अधीन नहीं आता है और इसका मेन काम क्या होता है, चुनाव कराना। नहीं, चाहे वो संसद के सदस्य का चुनाव हो या राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य का चुनाव कराना हो, ये मेन काम होता है किसका, निर्वाचन आयोग का। और निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक, और जब हम पार्ट के बात करें, भाग की बात करें, तो भाग 15 में किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।